स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य से परे न उन्नति न अमन है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर अमर उपाध्याय। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। डॉक्टर साहब, द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू कंचन जी। डॉक्टर साहब, यूँ तो मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन हैं, तो आपने कार्डियोलॉजी को ही क्यों चुना और अभी तक का आपका सफ़रनामा कैसा रहा? मेडिकल साइंस में दो ब्रॉड स्पेशलिटीज़ होते हैं, एक मेडिसिन होता है और एक सर्जरी होती है। तो मुझे पहले से ये पता था कि मैं सर्जरी नहीं कर सकता हूँ, वो काटना सिलना वो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मुझे पहले से पता था। तो मेडिसिन में अब कुछ दो चार ब्रांचेज हैं, उसमें कार्डियोलॉजी ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप बीमारी को काफ़ी हद तक जड़ से ठीक कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल पे आप डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। तो बीमारी को जड़ से काफ़ी हद तक ठीक करने वाला जो साइंस है वो कार्डियोलॉजी ही है, और बहुत एडवांस साइंस है और थोड़ा एलीट भी है। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से मुझे कार्डियोलॉजी पसंद है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक का आपका सफ़रनामा कैसा रहा? मैंने 2016 में जिपमर से कार्डियोलॉजी पास करके मैं देहरादून में ही आया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इंद्रेश हॉस्पिटल में मैंने कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद से मैं दून हॉस्पिटल में ही हूँ। दून हॉस्पिटल में जब मैं आया था तो यहाँ कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं था, तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ा और लिटरली एक टेबल चेयर के साथ शुरू किया। लेकिन थैंकफुली काफ़ी लोगों का सहयोग रहा और हम आज हमारे पास एक कैथ लैब है, सीसीयू है, और हम कार्डियोलॉजी के सारे प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट हम गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अमूमन हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी डेथ्स होती हैं, तो हम चाहेंगे इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जो हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड कार्डियोवास्कुलर डेथ सबसे कॉमन है, और उसमें सबसे कॉमन डेथ का कॉज हार्ट अटैक है। तो हमको ये समझना चाहिए, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो जैसे हमारे शरीर के सारे अंगों को खून की ज़रूरत होती है, वैसे ही हार्ट को भी खून की ज़रूरत होती है जी। और हार्ट को खून सप्लाई करने के लिए 3 धमनियाँ होती हैं जो हार्ट को खून लगातार सप्लाई करती रहती हैं। अब उनमें से किसी एक धमनी में अचानक से अगर टोटल ब्लॉकेज आ जाए, 100% ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। वो एक इवेंट है। तो जब किसी हार्ट के खून पहुंचाने वाले किसी नस में 100% ब्लॉकेज आता है, तो हार्ट के उस हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है और हार्ट का वो हिस्सा धीरे धीरे करके मरने लग जाता है। तो इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके ट्रीटमेंट में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टाइमली ट्रीटमेंट से ही इलाज का फ़ायदा हो पाता है। बाद में ट्रीटमेंट करने से जब हार्ट की मांसपेशियां मर जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता ट्रीटमेंट के बाद भी। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है? जी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों में शरीर के एक खास हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है। स्ट्रोक जब दिमाग को खून जाना बंद हो जाए तब बोलते हैं, और हार्ट अटैक तब बोलते हैं जब हार्ट को खून जाना बंद हो जाए। और डॉक्टर साहब, जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हमें फर्स्ट एड के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन हार्ट अटैक का डायग्नोसिस ही बनता है ईसीजी करके। तो हम ईसीजी करने से पहले कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं। जी। फिर भी अगर एक खून पतला करने वाली दवाई होती है जिसको इक्विस्प्रिन बोलते हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग है, घरों में भी पड़े रहते हैं। तो अगर हार्ट अटैक जैसे लक्षण किसी को हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने के पहले वो इक्विस्प्रिन खा सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक जैसे कोई लक्षण हो रहे हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि
बिना ईसीजी किए हम हार्ट अटैक को डायग्नोज नहीं कर सकते। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने इनके लक्षणों की बात करी, तो जानना चाहेंगे क्या लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के? जी, जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो सबसे सामान्य लक्षण है, वो है चेस्ट पेन। तो वो चेस्ट पेन स्पेसिफिक टाइप का होगा, वो बीच छाती में एक जकड़न सा होगा, जो या जलन सा भी हो सकता है, जो बीच छाती से निकल के जबड़ों की तरफ या दोनों हाथ की तरफ जाए, उल्टी करने का मन हो, बहुत पसीना आए और लगे कि सब कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक के। वैसे हार्ट अटैक के सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो चेस्ट पेन ही है। जी। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि अमूमन हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो अचानक से सांस लेने में तकलीफ होती है और एक सुई सी चुभन होती है छाती में, तो वो क्या चीज़ होता है? कोई भी परेशानी हार्ट के छाती में रिपीटिटिव नहीं हो और एग्जर्शन से रिप्रोड्यूसिबली रिलेटेड नहीं हो। रिप्रोड्यूसिबली रिलेटेड होने का मतलब कि अगर आप एग्जर्ट हो रहे हो तो सिम्टम हो रहे हो, रुक जा रहे हो तो रुक रहा हो, वो हार्ट का लक्षण होता है। अगर कभी कभी हो रहा है, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, तो वो हार्ट के लक्षण होने की संभावना काफ़ी कम है। और डॉक्टर साहब, कई बार गलत मुद्रा में सोने से भी हम देखते हैं, सुबह उठते हैं तो दर्द महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मस्कुलर पेन है। आपका पोस्चर कुछ इस तरह से हो गया तो वो एक डल सा नैगिंग सा पेन रहेगा जो लंबे समय तक रहेगा, और वो उसमें अगेन वो बहुत लंबे समय तक सेम इंटेंसिटी का दर्द हो रहा हो तो उसके हार्ट अटैक होने की संभावना कम है। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की यदि बात करें तो ये भी टर्म्स काफ़ी आम सुनने को मिल जाते हैं आजकल, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास क्या में, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जी। तो दोनों जो प्रोसीजर हैं वो हार्ट के, जैसे मैंने बताया कि 3 नसें हैं खून पहुंचाने के लिए, उनमें आए ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए है, मतलब रक्त का प्रवाह सुचारू करने के लिए दोनों हैं। एंजियोप्लास्टी ये दोनों, जैसे बाईपास एक इन्वासिव प्रोसीजर है जो सर्जन करते हैं, उसमें एक चीरा लगता है छाती में। आजकल हालांकि मिनिमली इन्वासिव बाईपास भी होने लगा है जिसमें छोटे चीरे से रोबोटिक कर रहे हैं वो, लेकिन बेसिकली वो हार्ट एक बीच छाती में चीरा लगाते हैं और हार्ट की नस को जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आगे एक दूसरी नस लगा देते हैं और उस ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। जो एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है उसमें हम करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, उस हम सर्जन नहीं करते। वो उसमें हाथ, ये मिनिमली इन्वासिव प्रोसीजर है। इसमें हाथ या पैर की नस से हम एक कैथेटर लेके जाते हैं हार्ट की नस तक, और जो ब्लॉकेज होता है उसके अंदर में एक स्टेंट लगा देते हैं। स्टेंट लगा के उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी रिलेटिवली नॉन इन्वासिव प्रोसीजर है, बाईपास सर्जरी एक इन्वासिव प्रोसीजर है। अगर आप लॉन्ग टर्म आउटकम्स देखेंगे तो दोनों के हमेशा डिबेटेबल होता है, लेकिन दोनों के आउटकम्स करीब करीब सेम है। जी। अमूमन सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति को स्टंट पड़े हैं, किसी को 1 स्टंट है, किसी को 2 स्टंट हैं, तो इसके बारे में आप ज़रा बताइए, और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये चीज़ का प्रभाव? बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। पहले तो मैं स्टेंट के बारे में बता देता हूँ कि स्टेंट एक मेटालिक स्कैफोल्ड है। जैसे आपके आपने स्प्रिंग देखा होगा जो बॉल पेन के आगे लगे होते हैं, वो बेसिकली स्टेंट उस तरह का एक मेटालिक स्कैफोल्ड है जिसके ऊपर एक दवाई की कोटिंग लगी रहती है। और एक पॉलीमर होता है जो उस दवाई, एक पॉलीमर का लेप होता है जो उस दवाई को के रिलीज को रेगुलेट करने के लिए लगा होता है। तो जब जहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है वहाँ पे हम स्टेंट लगाते हैं। स्टेंट लगाने से वो जो ब्लॉकेज है वो प्लास्टर हो जाता है आर्टरियल वॉल के अगेंस्ट और ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। लास्टिंग कितना लास्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि किस प्रोसीजर के लिए हुआ है, जैसे सिंपल प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कभी कभी 2 स्टेंट साथ में लगाने पड़ते हैं। दूसरा वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको स्टेंट लगे हैं तो आपको रेगुलरली कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप
रेगुलरली वो दवाइयाँ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। फिर भी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी स्टेंट में करीब करीब एक ऑन एन एवरेज 1% पर ईयर कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। 1% पर ईयर मतलब 100 में से एक आदमी के स्टेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। इवन इफ़ यू आर मतलब आप सारी दवाइयाँ खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब भी। जी। और डॉक्टर साहब, हृदय से संबंधित वो कौन सी आम बीमारियां होती हैं जिससे अमूमन लोग ग्रसित रहते हैं? हम हार्ट को की बीमारियों को वो हार्ट के किस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे अगर मांसपेशियों को अफेक्ट कर रहा है तो मायोकार्डियल डिजीजेस बोलते हैं। अगर वो हार्ट की नसों को अफेक्ट कर रहा है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और अगर वाल्व को अफेक्ट कर रहा है तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो अगर वो बीमारी जन्मजात नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट की बीमारी होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसमें हार्ट के खून सप्लाई करने वाले नसों में ब्लॉकेज आता है। जी। और लेकिन मायोकार्डियल डिजीजेस भी हो सकते हैं, वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जो बच्चा दिल के छेद के साथ पैदा होता है और क्या इसका रेमेडीज क्या है, इलाज क्या है? जी देखिए, जो माँ के पेट में ब्लड का संचारण होता है जी। गर्भस्थ शिशु के अंदर, वो डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो कुछ छेद तो इसलिए बने रहते हैं कि वो उस संचरण को सपोर्ट कर सकें, और यूजुअली वो पैदा होने के बाद मानव शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आते हैं कि वो छेद खुद से ही बंद हो जाते हैं। तो अगर वो बंद नहीं हुए तो वो छेद रह गए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। दूसरा, हार्ट में एक राइट साइड का हिस्सा होता है और लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है जो कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है। वो डिवीज़न का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तब भी हार्ट में छेद हो सकता है। या कुछ जब ऑर्गेनोजेनेसिस, जब हार्ट बन रहा होता है, उसमें कुछ समस्या हुई तब भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। और डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कम से कम आधा घंटा चलेंगे तो आपका जो हृदय की जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये मिथ है कि ये इसमें सच्चाई है? ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट है जी। और अगर आप मुझे पूछो कि हार्ट की बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका क्या है, तो मैं यही बोलूँगा कि 35 से 40 मिनट चलना, नहीं तेज़ तेज़ चलना, जिससे आपकी धड़कन थोड़ी बढ़े। तो हम एक मोटी ऐसे बोलते हैं कि आपको 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलना है। तो आप मतलब 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो, थोड़ा तेज़ चल रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो, और आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये सबसे कारगर और इफ़ेक्टिव तरीका है हार्ट की बीमारी से बचने के लिए। मैंने आज तक जिसने पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करी है, मैं सबको ये ज़रूर सलाह देता हूँ कि आप कम से कम 35 से 40 मिनट पैदल चलो। जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल बढ़ते हुए समय के साथ स्ट्रेस जो है, चाहे छोटी उम्र का कोई बच्चा हो, चाहे कोई वयस्क उम्र के हो, स्ट्रेस की वजह से भी ये हृदय की बीमारियां बढ़ती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज स्ट्रेस। वो हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। अब हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हमारा सोशल फैब्रिक उस तरह का हो गया, हर आदमी बिजी है। गांव में चौपाल की तरह कोई बैठ के बातें नहीं करता। तो इस वजह से स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हार्ट की बीमारी होने का, जिसको अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर अमर, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें खान पीन में क्या लेना चाहिए? देखिए, मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। हमारा जो वेजिटेरियन फूड है उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। जो RDA के रिकमेंडेशन है, आप उससे बहुत कम होता है। हमारे वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सोर्स बहुत कम है, तो और कार्बोहाइड्रेट प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने आहार को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करके। जी। तो वो एक हेल्दी डाइट हो सकता है। लिपिड, जो आप फैट सुनते हो, वैसे भी हम कम लेते हैं। और अगर उसको 2 तरह के फैट, ट्रांस फैट जो तलने से बनते हैं, उसको अवॉइड करना है, और कार्बोहाइड्रेट को हो सके तो प्रोटीन से रिप्लेस करना है। ये एक मोटी डाइटरी रिकमेंडेशन है,
और मैं बस इतना ही बता सकता हूँ जी। भोजन के बारे में। जी डॉक्टर साहब, एक आध हमने इसे सुना था कि किसी को हार्ट अटैक आया, उसके कुछ टाइम बाद तब वो पैरालाइज भी हो गए, तो ये कैसे आपने आपस में रिलेशन रखता है? हार्ट अटैक के बाद पैरालिसिस दो ही कंडीशन में हो सकता है। जी। एक तो हार्ट अटैक के बाद हृदय की गति इतनी कम हो जाए या इतना ज़्यादा हो जाए कि दिमाग को काफ़ी देर तक खून नहीं पहुँचे और दिमाग का एक हिस्सा अफेक्टेड हो गया, पहला। दूसरा, जो हार्ट के अंदर खून का थक्का है, अगर उसका कोई सोर्स है वो वहाँ से निकल के ब्रेन को भी जा सकता है, बट इट इज़ वेरी रेयर एंड अनयूजुअल। तो पैरालिसिस के साथ स्ट्रोक, हार्ट अटैक होना बहुत अनयूजुअल है, बट इक्के दुक्के लोगों में कभी हो सकता है, ऐसे बहुत अनयूजुअल है। तो डॉक्टर साहब, सपोज किसी को हार्ट अटैक आया किसी भी कारणवश में भी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग से या ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, तो क्या फिर आने वाले समय में भी क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, या ये एक बार आ चुका है तो फिर ये दोबारा नहीं आ सकता, ऐसा कुछ होता है? अगर किसी को हार्ट अटैक है, जी हुआ है, जी। तो वो एक हेल्दी आदमी से डिफरेंट है उसके शरीर के अंदर का मिलियो, या तो उसको रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने के, या और कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ है। जी। तो अगर आपने उनको एड्रेस कर लिया, जैसे अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, कभी नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने जैसे जैसे पहले था वैसा ही है, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ रिकरेंस, क्योंकि एक बार जो चीज़ हुआ उस चीज़ को होने के लिए आपके शरीर के अंदर का वातावरण उस तरह का है कि हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं आप। जी। तो अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो दोबारा भी हो सकता है। और हम हर बार हर व्यक्ति के लिए ये रिस्क फैक्टर देखते हैं जब हार्ट अटैक का इलाज करते हैं कि क्यों हुआ, ताकि हम दोबारा उस रिकरेंस को रोक सकें। कभी कभी किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, तब हम बहुत पजल्ड हो जाते हैं कि दोबारा इस रिकरेंस को रोकने के लिए हमारे पास तो कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा है कि क्यों हुआ है। तो फिर हम जो प्रिवेंटिव तरीके हमको पता है वो हम करते हैं। डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि कार्डियोलॉजी में, क्योंकि आप तो मास्टर हैं ही, हम पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर गाइड कर पाएँ कि आप कैसे, आपके जो रिस्क फैक्टर है या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स भी बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, तो वो लोग क्या चीज़ करें, वो डूज एंड डोंट्स यदि आप बता पाएँ। हार्ट अटैक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो एज है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक इज एज। तो बच्चों को कुछ नहीं करना, लेकिन बच्चों को दो तीन चीज़ें, बाद में उनको दिक्कत ना हो, एक तो उनको फिजिकली इनएक्टिव नहीं होने देना है। तो क्योंकि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसी टाइम पे आप इनएक्टिव हो जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो उनको इनएक्टिव नहीं होने देना है, उनको खेलने कूदने देना है। और कॉम्पिटिटिव होना ठीक बात है, बट वी एक्सपेक्ट कि हमेशा मेरा बच्चा टॉप ही करेगा, वो अनड्यू प्रेशर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग टॉपर नहीं हैं। तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो एवरेज हैं या कुछ उनके अंदर दूसरी प्रतिभा है। तो अनड्यू प्रेशर, स्ट्रेस नहीं देना है उनको, और फिजिकली एक्टिव रखना है। ये दो चीज़ें कर सकते हैं कि बाद में उनको हार्ट की बीमारी ना हो, या फिर अपने लाइफ के स्ट्रेस को वो हैंडल करना सीख लें। और डॉक्टर साहब, जो लोग धूम्रपान करते हैं या मदिरापान करते हैं, वो तब तक करते ही रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई मेजर बीमारी ना डायग्नोज हो जाए, उनके लिए क्या संदेश है आपका? अगर अर्ली एज में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो ऑलमोस्ट 7% लोग स्मोकर होते हैं। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है। तो धूम्रपान तो हार्ट की बीमारी होने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है उससे। और आजकल धूम्रपान को अगर कोई छोड़ना चाहता है तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी आते हैं। हमारे साइकेट्री में डी एडिक्शन का एक पूरा सिस्टम है, उसके बारे में लोगों की जानकारी कम है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वो डी एडिक्शन का कोर्स है, एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है कि कभी रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है, कभी दवाई देनी है, तो वो एक कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। जी, अमूमन डॉक्टर साहब देखा जाता है कि हम लोग
साल में एक बार अपना फुल प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम ही लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे, वो नहीं अपना पूरा बॉडी का टेस्ट करा पाते हैं। स्पेशली अपने हमारा हृदय स्वस्थ है या नहीं है, हमें कितनी बार हमें साल में हमें अपना चेकअप कराना चाहिए, या वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि हमको कराने चाहिए? देखिए, जब अगर आप हेल्दी हैं और हार्ट की कोई बीमारी नहीं है तो आपको हार्ट का चेकअप कराने का ज़रूरत नहीं है। हार्ट की बीमारी होने के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं उनका चेकअप कराना है। आपको शुगर चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो ये सारे नॉर्मल हैं तो 40 मिनट चलना है। हार्ट के चेकअप तभी कराने हैं जब आपको हार्ट के बीमारी होने के कोई सिम्टम हो रहे हैं। सांस फूल रही है कम चलने पे, छाती में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या धड़कन तेज़ या कम हो रही है, तब हार्ट के टेस्ट करने हैं। नॉर्मली अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो हार्ट का कोई टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उस दौरान काफ़ी उनका जो बायोलॉजिकल चेंजेस उनमें आ रहा होता है, तो उनके लिए स्पेशली कोई अगर आप कुछ बताना चाहें कैसे अपने हार्ट को भी वो स्वस्थ रख सकते हैं स्पेशली उस समय? आपने जैसा कि बताया कि वो जितने चेंजेस बॉडी में आते हैं वो एक फीटस को अकोमोडेट करने के लिए और हार्ट पे प्रेगनेंसी का एक्सेस लोड ना पड़े इसके लिए होते हैं। तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी नहीं है तो उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, हीमोग्लोबिन बहुत कम ना हो। उसके अलावा हार्ट की बीमारी से बचने के लिए प्रेगनेंसी में कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी इटसेल्फ ब्रिंग्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच इज़ प्रोटेक्टिव टू द हार्ट डिजीजेस, तो उसको कुछ करना नहीं है। आप खाली हीमोग्लोबिन अपना सही रखें, क्योंकि अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का कम होना या हीमोडाइल्यूशन भी एक प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस का पार्ट है, तो वो कम नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। ब्लड प्रेशर, जो बीपी की जो अनियमितता रहती है, उसके बारे में मैं चाहूँगी क्या वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। ब्लड प्रेशर, कई पेशेंट हमारे आते हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता चला है अभी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप पहले से नॉर्मोटेंसिव थे, या अभी पता चला है कि शुगर हुआ है आपको और पहले से आप नॉर्मल थे, तो अगर 3 महीने में आप 5% अपना वेट कम कर लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों तक आपका नॉर्मल रह सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलर लेना है। इरेगुलर ट्रीटमेंट से ज़्यादा डैमेज होता है बिना ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में भी। अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो तब भी आपको उतना डैमेज नहीं होगा जितना इरेगुलर ट्रीटमेंट की वजह से होगा। तो ब्लड प्रेशर को अपना मेज़र करना है। अब तो घर में आपके मशीन होती है जिससे आप मेज़र कर सकते हो। ये तो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, देख सकते हो आप कितना है और फिर दवाइयाँ खा सकते हो। और डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया। आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमको देख रहे हैं इस समय? दर्शकों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, तो आपको हार्ट की बीमारी होने के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, 4 चीज़ें मुख्यतः, इनको आप कंट्रोल करें। अगर आपको है ये बीमारियां तो रेगुलर दवाइयां लें, अपने ब्लड टेस्ट करके चेकअप करते रहें। तो डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लेकिन हौसला रखने वालों के कदमों में जहान होता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अमर उपाध्याय जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।